पता नहीं क्या फालतूगिरी है, मुझे खाना बनाना आता भी नहीं है और खाना बनाना पड़ रहा है। अच्छा लगता है एक अमीर घर की लड़की रसोई में खाना बना रही है। उप्स, कहीं मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। ये कहकर आकांक्षा अपने मेकअप छोटे से मिरर में देखकर पाउडर सेटअप करने लगती है। तभी खाना जलने लग जाता है और सांस आ जाती है। हे भगवान, ये खाना कैसे जल गया बहू? तू मेकअप कर रही और खाना नहीं देख रही? पहले से इतना पोत रखा है और क्या जरूरत थी तुझे मेकअप करने की? वहाँ सब लोग तेरे हाथ का खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं और तू यहाँ मटर कश्ती कर रही है। उप्स, खाना जल गया। कोई बात नहीं माँ जी, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझे बनाना नहीं आता वैसे भी। हाँ, वो तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, लेकिन ये पहली रसोई की रस्म थी, ये भी तुझे बाहर के रेस्टोरेंट से करवानी है? निकम्मी कहीं की। क्या बोला माँ जी आपने? आपको पता भी है मैं कितने बड़े अमीर घर से आई हूँ? दहेज तो देख लिया होगा आपने मेरा। हाँ, तो तेरे दहेज की चीजों से खाना बनवाए? खाना बनाना तो आना चाहिए था ना तुझे। हट जा, मैं ही खाना बना लूं, बस अपना हाथ लगा देना इस खाने पर। ठीक है माँ जी, मैं हाथ लगा दूंगी। अच्छा है, वरना मेरा नेल एक्सटेंशन खराब हो जाता। फिर करुणा जला हुआ खाना हटा देती है और खुद से छोले पूरी सब्जी रायता बनाकर तैयार कर देती है, जिस पर अमीर बहू का हाथ लगवा देती है और सब खाना खा पाते हैं। अरे भाभी, आपने तो बिल्कुल माँ की तरह खाना बनाया है। मुझे माँ के हाथों का स्वाद याद आ रहा है। अब तो आप ही खाना बनाना। अगर तेरी भाभी खाना बनाएगी ना, तब तो मुझे सिर्फ जला हुआ और बेस्वाद खाना मिलेगा। ये सारा खाना तेरी माँ ने ही बनाया है। वो क्या है ना, मेरी अमीर कल्लो बहू को कुछ आता नहीं है बनाना। माँ जी, आप मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं? हाँ, तो जला हुआ खाना नहीं बनाना चाहिए था ना? ये भगवान, कैसे नखरे दिखा रही है, जैसे कि कहीं की पटरानी हो। काली मटर सी तो शक्ल है, तो ये हाल है। अगर गोरी होती तो पता नहीं कितना नाक में दम करती। फिर खाना खाने के बाद सब बहू को नाम के लिए शगुन दे देते हैं। 2-3 दिन और गुजरते हैं। करुणा आकांक्षा को खाना बनाने को कहती है। खाना बनाने की कोशिश में वो फिर से खराब खाना बना देती है, जिसे खाकर घर वाले उगल देते हैं। अरे रहने दो, अब से तुम खाना बिल्कुल भी मत बनाना। करुणा, तुम किसी और से कह देना और खुद भी खाना बना लेना। हाँ जरूर। पता नहीं मैं क्या क्या सोचकर कितने अरमान से इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर में लाई थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर देगी, लेकिन मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने छोटे बेटे की शादी के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिसे कम से कम खाना बनाना तो आता ही हो। क्या बात है माँ जी, आप कुछ मिनमिना रही हैं? तेज बोल दीजिए। बहू, तेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोल रही, समझी? ऐसे ही दिन गुजरते हैं। करुणा खुद खाना बना बनाकर और अमीर बहू के तेवर से बहुत ज्यादा परेशान थी। इस बीच वो गरीब घर की अच्छा खाना बनाने वाली दिव्या को अपने छोटे बेटे के लिए ढूंढ लेती है और झट से शादी कर देती है। जहां शादी के बाद पहली रस्म में वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और अपनी बहू को अपने हाथ से सोने के कंगन पहनाती है। आहा, वाह वाह वाह, बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया कि मेरा दिल खुश हो गया। देख रही है बड़ी बहू, खाना ऐसे बनाना चाहिए कि सबके चेहरे खिल उठे। तेरे जैसे नहीं कि तेरे ही जैसा बनाया हुआ खाना देखने को मिले, जला हुआ। माँ जी, आप फिर से मेरे स्किन टोन के बारे में बात कर रही है ना? हाँ, नहीं आता मुझे खाना बनाना। आपको चाहिए थी शेफ बहू, आ गई, उससे ही बनवा लेना। हाँ, उससे ही खाना बनवाऊंगी, लेकिन तू कब खाना बनाना सीखेगी? ओहो, ये घर की महिलाएं भी कितना युद्ध करती हैं। शुक्र है उस जमाने की नहीं है, वरना तलवार लेकर निकलती। बात तो सही है बेटा। ओहो, तुम तो चुप ही रहो। कुछ दिन गुजरते हैं। घर वाले छोटी बहू के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। वहीं आए दिन आकांक्षा बड़ी बहू के खाने में कमी निकाल देती है, जैसे कि इस समय। दिव्या, तुम कैसा खाना बना रही हो? इसमें ना नमक है ना मिर्च। वैसे माँ जी तुम्हारी तारीफ करती रहती हैं। दीदी खाना बहुत अच्छा बनाए, बस नमक कम है। आप ऊपर से डाल लीजिए, मिर्च बिल्कुल ठीक है। अगर इससे ज्यादा आपको खाना है तो आप खा लीजिए। मुझसे ज्यादा आपको इस घर में टाइम हो गया और आपको मिर्च का अंदाजा नहीं है। 2 दिन की आई हुई मुझसे जुबान चलाने लगी। भूलो मत, तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं अमीर परिवार से। जभी तो आपने खाना बनाना नहीं सीखा और माँ जी से इतना सुनती रहती हैं। कम से कम मैं सबको अच्छा खाना बनाकर तो खिला सकती हूँ, वरना आपके राज में तो ससुराल वाले भूखे ही रह जाएंगे। बस करो तुम दोनों लड़ना। फिर दोनों बहू चुपचाप खाना खाती हैं। ऐसे ही शाम के टाइम। अरे आकांक्षा बहू, जरा चाय बना दे। नहीं नहीं, तू मत बना, वरना अपनी जैसी काली चाय बना कर ले आएगी। दिव्या बहू, तू बना कर ला। हाँ हाँ माँ जी।
ये कहकर दिव्या अपनी सास के लिए चाय बनाकर लाती है, जहां वो सास के सामने अपने हाथ को चाय से मैच करके दिखाती है। मेरे से अलग है चाय, दूध वाली चाय। हाँ हाँ ठीक है, अब मैच द फॉलोइंग मत करके दिखा। बड़ी बहू, तू छोटी बहू से खाना बनाना क्यों नहीं सीख जाती? कब तक जला हुआ बेकार खाना बनाएगी? जब तक आपको आदत नहीं हो जाती। आकांक्षा उठकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों में करुणा को समझ में आ जाता है कि वो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं सीखना चाहती, इसीलिए वो दोनों बहू की रसोई का बंटवारा कर देती है, जिसे सुन दोनों हैरान हो जाती हैं। माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप रसोई का बंटवारा क्यों कर रही हैं? सासू माँ, क्यों बंटवारा कर रही है? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। इसीलिए बंटवारा कर रही हूँ ताकि तुझे खाना बनाना आ जाए। वैसे भी तुझे बड़ी बहू के हाथ का खाना पसंद नहीं है, कभी वो नमक मिर्च डाल देती है, कभी कुछ, और अपने पति का अलग बनाएगी, और जहाँ मन करेगा मैं उस बहू के हाथ का खाना खा लूंगी। माँ जी, ये गलत है। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए मैगी चाय कॉफी बनाकर रह लूंगी। काश दोनों बहू के बीच जो बंटवारा कराया उससे बड़ी बहू खाना बनाना सीख जाए, क्योंकि छोटी बहू तो रह ही लेगी। बंटवारे की शाम आकांक्षा अपने लिए मैगी बनाती है तो उसे भी जला देती है। ओ नो, ये क्या हो गया? मुझसे तो मैगी भी जल गई। सच में मैं किसी काम की नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, भूख लग रही है, जल्दी से ऑर्डर कर देती हूँ। आकांक्षा रसोई में खड़े खड़े फोन पर खाना ऑर्डर करती है। इतने में जली हुई मैगी की बदबू से सास बहू आ जाती है। ये क्या किया आकांक्षा बहू तूने? मैगी भी जला दिया। सुबह तो तू बहुत कुछ बोल रही थी। तो क्या करूँ माँ जी, नहीं बनी मुझसे मैगी भी। चुल्लू भर पानी में डूब मर। 5 साल का बच्चा भी खुद से मैगी बना लेता है, पर तुझसे वो भी नहीं हुआ बहू। क्या दीदी, आप भाई साहब को क्या खाना खिलाओगी? कोई बात नहीं, मैं खाना बना दूंगी। नहीं बहू, मैंने बंटवारा इसलिए नहीं किया कि तू ही खाना बनाएगी, तभी आकांक्षा खुद अपने पति को खाना बनाकर देना चाहे जैसे भी दे। बंटवारे का मतलब यही है कि अलग अलग खाना खाना होगा आपसे। ठीक है माँ जी। फिर दिव्या अपने बंटवारे की तरफ खाना बनाना शुरू करती है और आकांक्षा गुस्से से मुंह फुलाकर कमरे में चली जाती है और उसके ऑर्डर किए खाने को ही दोनों पति पत्नी खाना खाते हैं। सुमित बिल्कुल भी बाहर का खाना खाकर खुश नहीं होता। मजबूरन कभी ड्राई फ्रूट्स तो कभी दूध पीकर ऑफिस चला जाता है। बंटवारे के दौरान आकांक्षा कभी खाना जलाती तो कभी खुद भी भूखे पेट रहती। वहीं दिव्या अच्छा अच्छा खाना बनाकर परिवार को खिलाती है, जिससे आकांक्षा का भी जी ललचाता है। ठीक है, इतने छोले भटूरे बनाए हैं, मैं भी छोले भटूरे बनाऊंगी। हाँ, क्या करना था, कुकर में छोले रखने थे। बनाती हूँ टेस्टी से छोले भटूरे, माँ जी को भी फक्र होगा। ये कहकर आकांक्षा कुकर में छोले उबालने के लिए रखती है और हेडफोन लगाकर साइड में मैगजीन देखने लगती है। आधे घंटे में काफी ज्यादा सीटी आ जाती है और इतने में रसोई में सांस आ जाती है कि कुकर फट जाता है, जिससे छोले और कुकर का ढक्कन हवा में उड़ जाता है। खुशकिस्मती से दोनों बच जाते हैं, पर डरे हुए भी थे। तभी छोटी बहू आती है। क्या हुआ माँ जी? जेठानी जी, आप दोनों ठीक तो हैं? ये अचानक से आवाज, हे भगवान, ये कुकर कैसे फट गया? ये निकम्मी बेलुड़ी बेड़ा गर्क करने वाली कल्लो बहू है ना, सब इसी की वजह से हुआ है। किस्मत है इसकी और मेरी कि मैं बच गई, और इस कुकर को भी मेरे आने पर ही ब्लास्ट होना था। अरे जब तुझे खाना बनाना आता नहीं है तो क्यों बनाने की कोशिश कर रही थी? कुकर में पानी होगा नहीं और फट गया। माँ जी, मैं देवरानी को देखकर छोले भटूरे बनाने की कोशिश कर रही थी। मेरा भी मन कर रहा था अच्छा खाना बनाने का, पर मुझे नहीं पता था कि कुकर फट जाएगा। तुझे पता है, आज कुछ भी हो सकता था, इसीलिए कह रही हूँ कि छोटी बहू से खाना बनाना सीख ले। अरे अगर कल को वो और हम सब घर वाले यहाँ नहीं हुए, रेस्टोरेंट भी बंद रहा, तो तू कैसे खाना खाएगी? थोड़ा तो खाना बनाना सीख ले, चाहे दाल चावल ही सही। मुझसे गलती हो गई माँ जी, पर अब से मैं खाना बनाना जरूर सीखूंगी। दिव्या, तुम मुझे सिखाओगी ना? हाँ दीदी, जरूर। अपने घमंड को छोड़ आकांक्षा अपनी देवरानी से खाना बनाना सीखती है, जिसके बाद खुद से खाना बनाकर घर वालों को खुश रखती है और करुणा बंटवारे को भी खत्म कर देती है। मेरी अमीर और गरीब दोनों ही बेटी की शादी की सालगिरह है। अब एक के घर जाऊं और एक के घर नहीं तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं अपनी दोनों बेटी दामाद के लिए अपने हाथों का बनाया हुआ ड्रेस ले जाऊंगी, बस उन्हें पसंद आ जाए मेरा गिफ्ट। पर मेरी अमीर बेटी ने मुझे बुलाया नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? अरे काम बहुत है, भूल गई होगी। अपनी दोनों बेटी की सालगिरह के लिए पार्वती बहुत खुश हो रही थी, पर ऐसा भी क्या था कि एक बेटी ने अपनी माँ को इनवाइट ही नहीं किया था और पार्वती को ऐसा लग रहा था कि काम में बिजी होने की वजह से भूल गई होगी। इन्हीं सब कश्मकश को जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा।
मैं आज बहुत खुश हूँ। एक ही जगह मेरी दोनों बेटी का रिश्ता जो लग गया है। अब तुम दोनों बहनें एक ही मोहल्ले में रहोगी। पर माँ, तुम तो जानती हो ना, मुझे अपनों से दूर रहना था। दीदी, अपनों से दूर नहीं, अपनों के पास रहा जाता है। अरे तुम दोनों बहन फिर से शुरू मत हो जाना। अच्छा, अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम्हें अपनी शादी के लिए कैसा लहंगा बनवाना है, क्योंकि तुम्हारी शादी की सारी तैयारी तो मुझ बुढ़िया को अकेले ही करनी है। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी इतनी भी बुरी नहीं है। हम भी हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं। आपको शादी के कपड़े बनाने की कोई जरूरत नहीं है। पार्वती अपनी दोनों बेटियों की शादी से बहुत खुश थी, तो वहीं दोनों बहन भी शादी में अपनी माँ की पूरी मदद करती हैं। देखते ही देखते बहुत जल्द दोनों बहन की शादी हो जाती है और वो दोनों एक ही मोहल्ले में अलग अलग घर की बहू बनती हैं। क्योंकि दोनों ही बहन मिडिल क्लास से थीं और उन दोनों के ही पति दोस्त थे, तो उन दोनों के बीच का प्यार भी बना रहता है। ऐसे ही एक दिन। कविता, तू सही कहती थी, अपने पास में हो तो ही अच्छा होता है। तुझे कैसे बताऊं, पर तेरे जीजाजी अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक छोटी सी जमीन चाहिए। हमारे घर के पीछे तो तेरी छोटी सी जमीन है, अगर तू हमें वो दे देती है तो बहुत अच्छा रहता। दीदी, मैं बिना अपनी सास और पति से पूछे कैसे आपको वो जमीन दे सकती हूँ? कविता, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? तुम्हारी बहन हमारी रिश्तेदार है और विनीत तो मेरा दोस्त है। मैं अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और रही मेरे बिजनेस की बात, तो उसमें अभी टाइम है और मेरा तो पार्टनर भी है। अपने पार्टनर के साथ मैं कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगा। दीदी, मैं अपनी वो जमीन आपको देता हूँ, बस उसकी जरूरत फ्यूचर में मुझे भी पड़ सकती है, तब आप मुझे वापस कर देना। हाँ विकास, क्यों नहीं, तुम बेफिक्र रहो। तुम्हारे बुरे समय में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बिना सोचे समझे विकास सुमन की मदद करने के लिए मान जाता है और अपनी जमीन विनीत के नाम कर देता है। जिसके बाद विनीत वो जमीन बेचकर अपना खुद का एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस डालता है, जो कि 6 महीने में ही चल पड़ता है। तो वहीं अपना घर गिरवी रखकर अपने दोस्त पवन के साथ विकास अपना बिजनेस डालता है और पवन उसको धोखा दे देता है और सारे पैसे लेकर भाग जाता है, जिस वजह से विकास की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। विकास बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। पर अब भी मौका है। आशा बहन के बेटे का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब तू उनसे मदद मांग, वो हमारी मदद जरूर करेगी। माँ जी, आप सही कह रहे हैं, मैं कल ही दीदी के पास जाऊंगी। बड़ी उम्मीद लेकर कविता अगले दिन अपनी बहन के पास मदद मांगने जाती है, पर अपने गरीब बहन को देख सुमन मुंह बनाने लगती है। कौन हो तुम? तुम मेरी बहन तब थी जब मैं भी गरीब थी, पर अब मैं तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। हम दोनों की कोई बराबरी नहीं। और कैसी मदद की बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं मानती और ना ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूं। दीदी, ऐसा मत करो। आज तुम्हारे दिन बदल गए तो तुम मुझे भूल गई। मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे, जब कह दिया है ना मेरी बहू ने कि तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों पीछे पड़ी है? और रही रिश्तेदारी की बात, तो तू 6 महीने पहले तक मेरी बहू की बहन थी, पर अब तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं और ना ही कोई बराबरी है। अमीर होते हुए ही सुमन अपना रंग बदल देती है और अपनी बहन से सारे रिश्ते नाते तोड़ देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही बहन की शादी की सालगिरह नजदीक आने लगती है। जहां एक तरफ अपनी शादी की सालगिरह से कविता और उसका पूरा परिवार दुखी था, तो वहीं सुमन अपनी पहली शादी की सालगिरह पर बहुत ज्यादा खुश थी। विनीत जी, ये हमारी पहली शादी की सालगिरह है और अब तो हमारे पास पैसों की भी कमी नहीं है। भगवान की कृपा से आपका बिजनेस भी चल रहा है। क्यों ना हम घर में छोटी सी पार्टी रखें? अरे, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इस पार्टी में मैं अपनी मीटिंग का भी प्लान करूंगा और बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उनसे डील भी कर लूंगा। मेरा काम और आगे बढ़ेगा। तुम अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेना, पर उन्हें जो अमीर हैं, अपनी गरीब बहन की तरह नहीं। अरे बेटा, तू बेफिक्र रह, उस कविता को कोई नहीं बुलाने वाला। बहू तो खुद से पीछा छुड़ा रही है। सुमन अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपनी एनिवर्सरी प्लान कर रही होती है और बाहर जाकर महंगे महंगे कपड़े और शॉपिंग करती है। तो वहीं घर में दुखी विकास अपनी बीवी से कहता है, माफ करना, हमारी पहली शादी की सालगिरह है और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आप मेरे साथ हैं, वही काफी है। हाँ बेटा, सालगिरह ही तो है, इस साल ना सही अगले साल मना लेना। वैसे तू कोई दूसरा बिजनेस डालने की सोच रहा था, क्या हुआ? हाँ माँ, मैंने किसी को कर्ज दिया था, वो मेरे पैसे लौटा रहा है। वो पैसे मिलते ही मैं अपना एक और बिजनेस डालूंगा। अगर इस बार भगवान की कृपा रही तो मेरा बिजनेस जरूर चलेगा और इस बार मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप देखना, बहुत जल्द हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। जहां सुमन
सालगिरह की तैयारी कर रही होती है तो वहीं कविता अपने पति के साथ दूसरे बिजनेस के कामों में लगी होती है। और वहीं एक माँ को अपनी दोनों बेटियों की सालगिरह के बारे में पता चलता है तो वो अपनी दोनों बेटी दामाद के लिए अपने हाथों से कपड़े बनाती है। और जिस दिन शादी की सालगिरह होती है उस दिन पार्वती सबसे पहले अपनी अमीर बेटी के घर जाती है और उसके घर में नौकर चाकर अमीर मेहमान देख बहुत खुश होती है। अरे मेरी बेटी सच में बहुत अमीर हो गई है। कितने बड़े बड़े लोग आए हैं पर मेरी छोटी बेटी क्यों नहीं दिख रही? लगता है घर के कामों में व्यस्त है। अरे समधन जी, आप यहाँ बिन बुलाए कैसे आ गई? बिन बुलाए? बहन, आज मेरी बेटी की सालगिरह है और उसने घर में पार्टी रखी है। मैं तो बस ये अपनी बेटी दामाद को तोहफा देने आई हूँ। तुम मुझे बाद में भी तो गिफ्ट दे सकती थी ना माँ। आज यहाँ आना जरूरी था क्या? अब आ गई हो तो नौकर के कमरे में जाकर बैठो, पार्टी में मत आना और अपना गिफ्ट अपने साथ ले जाना। मेहमानों के सामने सुमन उसके परिवार की इंसल्ट न हो इसलिए वो अपनी माँ को नौकर के कमरे में भेज देती है। नौकर के कमरे में बैठी पार्वती अपने हाथों से बने हुए कपड़े को देखकर रोती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के सर पर अमीरी का घमंड इतनी तेजी से चढ़ा है कि आज वो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार कर रही है। कितने प्यार से मैं अपनी बेटी की सालगिरह पर देने के लिए तोहफा लेकर आई थी और उसने मुझे नौकर के एक कमरे में बंद कर दिया। जब मेरी बड़ी बेटी ही अपनी नहीं रही तो मेरी गरीब बेटी मुझे क्या ही पूछेगी? वो तो अपनी गरीबी का दुखड़ा ही मुझे सुनाएगी। अपनी बेटी के पास रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने टूटे घर में ही अकेले अपनी जिंदगी बिताऊं। सुमन की बातें पार्वती के दिल पर ऐसी लगती हैं कि वो बिना बताए वहां से अपना गिफ्ट लेकर जाने लगती है। पर शांति की नजर पार्वती पर पड़ जाती है और वो जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाती है। और कविता अपनी माँ को देख बहुत खुश होती है। माँ, तुम यहाँ आई और बिना मुझसे मिले जा रही थी? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? वैसे आज हमारी सालगिरह है, देखो मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आपकी बहुत याद आ रही थी। मेरी पसंद का खाना? पर क्यों बेटा? इसलिए माँ, क्योंकि मैंने कहा है। कुछ दिनों से कविता को आपकी बहुत याद आ रही थी पर पैसे न होने की वजह से मैं उसे आपके पास लेकर नहीं आ पा रहा था और आज हमारी सालगिरह थी तो इसलिए मैंने कहा था। माँ, ये तुम्हारे हाथों में क्या है? क्या तुम हमारे लिए कोई गिफ्ट लाई हो? नहीं बेटा, ये गिफ्ट तुम्हें पसंद नहीं आएगा। रहने दो इसे, मैं अपने साथ वापस घर ले जाऊंगी। ऐसे कैसे आपका तोहफा पसंद नहीं आएगा बहन जी? माँ का प्यार है, आप तो जो दोगी बच्चों को वो उन्हें अच्छा ही लगेगा। अब जबरदस्ती कविता अपनी माँ के हाथ से वो गिफ्ट ले लेती है और खोलकर देखती है और कपड़े देख अपनी माँ को गले से लगा लेती है। माँ, दीदी की आंखों पर अमीरी की पट्टी बंध चुकी है इसलिए उन्हें आपका प्यार नजर नहीं आया, पर मुझे सब नजर आ रहा है। मुझे आपका ये तोहफा बहुत पसंद आया। अपनी गरीब बेटी से मिलकर पार्वती के दिल को बहुत सुकून मिलता है और गरीब बेटी उसकी अच्छी सी खातिरदारी करती है। सब एक साथ बैठकर उस गरीब मढ़ई में सालगिरह की दावत का मजा लेते हैं और इसी तरह समय गुजरता है। बीतते दिनों के साथ कविता के हालात भी सुधरने लगते हैं और पार्वती की बड़ी बेटी तो घमंड में चूर होकर अपनी माँ को ही भूल जाती है, जिसके चलते पार्वती अब सिर्फ कविता से ही अपना रिश्ता रखती है और उसके घर आना जाना उसका लगा रहता है।